वो पॉजिटिव है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव, तो ये इसमें तो नेगेटिव है, तो ओनली करेक्ट आंसर इज बी। अरे और समझ पाए बच्चों बात को कि नहीं? है ना। और आप खुद सोचो ना, देखो अच्छा एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये भी देखो आप। इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है टाइम के साथ कम होता जा रहा है, टी इक्वल टू कैपिटल टी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो गया, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। सिमेट्री देखो, तो देखो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, लीनियरली डिक्रीज करते हुए यहाँ पर जीरो, फिर इधर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके चलो भाई नेक्स्ट। ये वाला देखो आप। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बोलो डाउट है, बोलो जल्दी बोलो बेटा। सर वीटी का स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स में है या फिर रिटार्डेशन होना है? अरे भाई vt का स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। हाँ सर ठीक। अब देखो एटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली सोन बाई। अब देखो आपको पता है वो पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, पक्का है कि नहीं? हाँ सर। क्या कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, वीटी ग्राफ हमारे पास ये था, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना। हाँ सर। पूरी जर्नी में कांस्टेंट भी है कि नहीं? स्लोप एक ही लाइन है ना, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और क्या है? नेगेटिव। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। डी। अरे समझ पाएगा। एक्चुअली में ये जो ग्राफ बना है ना, अगर ये हम एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंके तो पूरी जर्नी के लिए जो उसका ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्ट ऐसे ही बनेगा कि नहीं यार? हाँ सर। है ना। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जब रेगुलर क्लास की बात होती है तो। अच्छा ये देखो, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मॉड ले लो, और आपको पता है ना किसी भी फंक्शन का मॉड ले लो मतलब एक्स एक्सिस के मॉड रिफ्लेक्ट कर दो उसको, तो वीटी ग्राफ का ये हो जाएगा आंसर की नियर सी वाला। बताओ ये जो नेगेटिव वाला पार्ट को आपने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। होपफुली ये आपको क्लियर है बिल्कुल। हाँ ठीक है चलो भाई, तो यहां तक आपका 1D मोशन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए भाई, है ना। अब आती है बातें कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जैसे मान लो पहला पार्ट इसी को देख लेते हैं भाई हम लोग। 3 projectiles A, B and C are shown simultaneously from the same point in the vertical plane. Their trajectories are as shown in the figure. Then we need to comment on the various things. अब आप याद करो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते थे, है ना, तो देखो भाई हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मान लो u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते थे। पूरी जर्नी में जो टाइम लगता था वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता था और ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती थी। याद है आपको? हाँ सर। अब सुनो बंधु बात को, अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशन की बात करूं ना तो देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो क्या होता था बताओ जरा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका x कंपोनेंट है ux, और ये है इसका इनिशियल y कंपोनेंट uy। याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता था? 2u sin थीटा बाई g, और 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है? बेसिकली यू वाई अपॉन जी, मतलब क्या है एक्चुअली? ए वाई। बोलो। अच्छा इसको चलो मैं जी लिख रहा हूं, है ना, जी। अरे याद रखना ये सब मैग्नीट्यूड है, केवल उनके क्या है? मैग्नीट्यूड, है ना। या तो अच्छा जो मैक्सिमम हाइट होगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू साइन थीटा तो यू वाई है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, एक्चुअली ये ए वाई भी लिख सकता था मैं, यहाँ पर जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं मैं, तो यू कॉस थीटा को यू एक्स, यू साइन थीटा को लिख रहा हूं मैं यू वाई। तो बेसिकली दिस इज 2 यू एक्स यू वाई अपॉन ए वाई इज जी। ये सब मैग्नीट्यूड है। मैं यहाँ पर ए वाई लिखूं, आप ना इस फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे ना तो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, वैसे ये कोई नया फॉर्म नहीं है, अरे उसी को लिखने का एक तरीका है कि नहीं यार? याद रखना इनको आप माइनस के साथ मत लिख देना, यहाँ पर ये सब मैग्नीट्यूड है फाइनली। अब आप देखते जाओ भाई, एक चीज नोट करना आप, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है ना, ये दोनों और दोनों केवल और केवल यू वाई पे डिपेंड करते हैं कि नहीं यार? अगर दो प्रोजेक्टाइल में दो अलग अलग पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, है ना, और दोनों का यू वाई सेम है और यू एक्स अलग अलग है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम रहेगा, मैक्सिमम हाइट भी क्या रहेगा? सेम। रेंज अलग अलग हो जाएगी, बस ध्यान देना। अब इस ग्राफ से देखो इन तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है कि नहीं यार? बोलो बच्चों। अच्छा उसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ यहां पर कई बार गलती हो जाती तो ध्यान देना, फॉल्स स्टेटमेंट में पिक करना है। तीनों की अगर मैक्सिमम हाइट सेम है मतलब तीनों के लिए यू वाई सेम है कि नहीं?
हाँ सर। तभी पॉसिबल हो सकता है वो कि नहीं यार, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है, मतलब तीनों का यू वाई सेम है, क्योंकि ए वाई तो सबके लिए सेम है, जी है, हाँ तो सर। भाई मैक्सिमम हाइट तभी सेम होगा जब तीनों का यू वाई सेम होगा। बहुत बढ़िया। अगर तीनों का यू वाई सेम है ना, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा कि नहीं यार। हाँ सर। अब देखो भाई, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द सेम फॉर ऑल द थ्री, तो ये तो करेक्ट है, बट हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें फॉल्स चूज करना है। अगला देखो आप, द लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर द पार्टिकल सी। अब ध्यान दो भाई, अब लॉन्च स्पीड जो होती है, लॉन्च स्पीड मतलब यू की बात कर रहा हूं, यू जो होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। बोलो। हाँ सर। अच्छा जी, अब ध्यान देना, हमें u को कंपेयर करना है, तीनों के लिए यू वाई सेम है, तो जिसके लिए भाई यू एक्स मैक्सिमम होगा उसकी लॉन्च स्पीड भी मैक्सिमम होगी। यू एक्स के लिए मैं इन ग्राफ से एक बात बोल सकता हूं, तीनों का देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग अलग अलग है, तो जो पॉइंट सी है उसकी रेंज मैक्सिमम है ना। माय गुडनेस, रेंज वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, यू वाई तीनों के लिए सेम है, ए वाई तीनों के लिए सेम है, तो जिसके लिए यू एक्स ज्यादा होगा उसके लिए ही रेंज ज्यादा होगी कि नहीं यार। हाँ सर। इसका मतलब यू एक्स सबसे ज्यादा किसका है, सी का, क्योंकि उसकी रेंज सबसे ज्यादा है, फिर बी का और फिर ए का। ओ माय गुडनेस, तो भाई यू वाई तो सबके लिए सेम है, यू एक्स किसके लिए सबसे ज्यादा है, सी के लिए, तो लॉन्च स्पीड सबसे ज्यादा सी की होगी, फिर बी की होगी और फिर ए की होगी, तो लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर पार्टिकल सी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि नहीं। हो गई। The vertical velocity component for particle C is greater than that for the other particles। ये बिल्कुल गलत है, ये हॉरिजॉन्टल होता तो सही बात होती कि नहीं यार। अगर यहाँ पर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता ना, तो ये सही बात हो जाती है भी। y coordinate of all the particle is always same, that is again true। क्योंकि भाई सबको सेम हाइट तक जाना है, तो सबका सेम टाइम भी लग रहा है, तो ये सारे पार्टिकल ना हर इंस्टेंट पर इनफैक्ट सेम पॉइंट एक साथ मैक्सिमम हाइट पर होंगे, फिर एक साथ वापस नीचे भी आ रहे होंगे और एक साथ ग्राउंड पे भी आएंगे कि नहीं यार। तो हर समय वो उनका y कोऑर्डिनेट तीनों पार्टिकल का सेम होगा, ये आपको अगले उसमें भी समझ में आ जाएगा। ये क्लियरिटी है कि नहीं बच्चों, बताओ। यार मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है ना कि तुम्हें क्लियर नहीं हुआ। आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया, चलो भाई ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। आगे देखो क्या बोल रहा हूं, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। ये चीजें क्लियर है एकदम। 50 मीटर से फेंका है, और कितना से फेंका है भाई बोला, देखो यहां से देख लो, 50 और 53, यू और थीटा दे दिया, तो मतलब यू एक्स और यू आई भी दे दिया गया हमें कि नहीं यार। ये ऐसे जा रहा होगा, ये है 50 और एंगल कितना है 53, तो जरा बताना भाई इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, 50 cos 53 दैट इज इक्वल टू कितना 30, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 40। तो देखो हमें यू एक्स और यू वाई गिवन है, बहुत बढ़िया भाई। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, यू और थीटा पता है तो वी नो एवरीथिंग अबाउट द पार्टिकल। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन यहां पर ध्यान देना, इट ट्रेवल्स वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ये बात गलत है। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकली, तो ये तो भाई टाइम के साथ ही चेंज होती जाएगी कि नहीं यार, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी है ना भाई मेरे। हाँ सर। इट ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ये सही बात है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अरे यार ये तो बहुत बेसिक बातें हैं कि नहीं यार। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, द ओनली फोर्स इज इन द वर्टिकल प्लेन दैट इज ग्रेविटी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 30 मीटर पर सेकंड, ये बात सही है, क्योंकि ये कब होती है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल बचे। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी जो स्पीड है वो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगी, और वो की इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी, नन ऑफ द दिस। तो देखो ये सही था, ये सही था, तो फॉल्स ए ऑप्शन हो गया कि नहीं है। क्लियर एकदम, ओके। अगला पार्ट देखो आप, डिटरमिन द इंस्टेंट एट विच द प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। अब अगेन दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली, है ना। प्लीज देखो इसको, वही वाली सिमेट्री एक्चुअली यहां पर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को यू एक्स यू वाई गिवन था, तो मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज तीनों निकाल सकता था कि नहीं। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है इसका, 2u y अपॉन 8y ए वाई, तो ये 8 आता।
मैक्सिमम हाइट 80 आएगा, रेंज 240 आएगा, चेक कर लो आप, है ना। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, t इक्वल टू 4 पे हाईएस्ट पॉइंट और t इक्वल टू 8 पर ये यहाँ पर आएगा। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से देखना भाई, जैसे t इक्वल टू 1 पे यहाँ कहीं होगा ना, तो t इक्वल टू 1 और 7 पर ये सेम हाइट पर होना चाहिए, t इक्वल टू 2 और 6 पर भी ये सेम हाइट पर होना चाहिए भाई। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग की नहीं यार? t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 7 पर भी ये सेम हाइट पर होना चाहिए। आपको अगर इसको समझना है ना, तो आप इसका ना देखो, आपको पता है कि एनी 2D मोशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू 1D मोशन, वन अलोंग x एक्सिस अनदर अलोंग y एक्सिस। अगर मैं इसका y एक्सिस का मोशन देखूं, आप ऐसा मानो अगर एक पार्टिकल को हम 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान देना, तो भाई t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये t इक्वल टू 1, 2 और 3, इन पर अगर मैं देखता हूं, इस पर एक्सेलरेशन है नीचे की ओर 10, तो इसकी वेलोसिटी देखो 1 पे कितनी होती है 30, 2 पे 20, 3 पे 10 और 4 पे 0। उसके बाद क्या होता है, वापस नीचे आता है कि नहीं यार? अच्छा याद करो सिमेट्री, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता था एग्जैक्ट उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो t इक्वल टू 4 पे यहाँ पर है, तो t इक्वल टू 5 पर यहाँ पर होगा, और कितनी होगी वेलोसिटी इसकी 10। t इक्वल टू 6 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ 20। t इक्वल टू 7 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30 नीचे की ओर, और t इक्वल टू 8 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है 40। अब एक चीज सोचो आप, ये सिमेट्री देखो आप, t इक्वल टू 1 और 7 पे सेम स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम हाइट है, 2 और 6 पर सेम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में सेम हाइट है, 3 और 5 पर सेम स्पीड है, वेलोसिटी सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम हाइट है। मान जाओ ना यार भाई, तो कोई भी दो इंस्टेंट पर पार्टिकल इज एट द सेम हाइट। एक्चुअली ये टी में पैराबोला है, ये बात आप मैथमेटिकली पता कैसे समझ सकते थे पहले तो, अच्छा इस बात को मैं जल्दी से लिखकर मिटा भी दिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं ना, तो प्लीज ध्यान देना, अगर मैंने यू से फेंका है पार्टिकल को और टाइम टी पर ये मान लो h हाइट पे पहुंच गया, तो इस टाइम टी में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h जो है t में क्वाड्रेटिक है कि नहीं यार? इसका मतलब t की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए h की वैल्यू सेम होगी। नहीं समझ में आई बात है बच्चों, है ना? t की दो डिफरेंट t की वैल्यू के लिए h की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। एक t कौन सा होगा, जब पार्टिकल अपवर्ड जर्नी में होगा, और दूसरा t कब होगा, जब पार्टिकल डाउनवर्ड। अरे यार एक बार ऊपर जाके फिर वापस भी तो आएगा, तो एक इंस्टेंट वो है जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था, दूसरा इंस्टेंट कब है, जब पार्टिकल नीचे आ रहा था। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में एग्जैक्ट वही वाली बात है। और मजेदार बात यह है कि यहां से अगर आप t1 प्लस t2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मान लो t1 t2 दो रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होता था माइनस b बाई ए, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2u बाई जी, विच इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जिन दो इंस्टेंट पर टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा होगा ना, वहां पर पार्टिकल सेम हाइट पर होगा। क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, इसलिए मैं बहुत जल्दी में बात बता रहा हूं, बट आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं रोक कर, आपको समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस ये क्या है भाई, सॉरी ये 3 और 5 था, ये है ना, 3 प्लस 5 8। तो इन सारे इंस्टेंट पर पार्टिकल क्या रहेगा, एट सेम हाइट। आई होप आप समझ गए बात अच्छे से। जिन दो इंस्टेंट पर टाइम का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा ना, उन पर हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है भाई बताओ? एक्स और वाई में रिलेशन, प्लीज समझना। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, चाहे कैसे भी मूव कर रहा हो, अ फंक्शन रिलेटिंग एक्स एंड वाई इज इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान देना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी एक्स में भी पता है, वाई में भी पता है ना, तो मैं टाइम टी की बात कर लेता हूं। ध्यान से सुनो, चलो इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है भाई, है ना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टी टाइम पर पार्टिकल मान लो यहां पर है, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये है वाई कोऑर्डिनेट, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। तो टी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वही एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, वाई डायरेक्शन, वाई कोऑर्डिनेट है। तो मैं एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग इक्वेशन लिख देता हूं भाई। अगर मैं एक्स के अलोंग इक्वेशन लिखूंगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 30 इंटू टी, यही बचेगा कि नहीं यार? वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में वो है वाई, दैट वुड बी इक्वल टू यू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। यहां से आप टी को एलिमिनेट कर दो। टी को जैसे ही मैं एलिमिनेट करूंगा वाई और एक्स में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं यार। वाई इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू टी की जगह लिख दिया मैंने एक्स अपॉन 30 माइनस 5 इंटू टी की जगह आ जाएगा x अपॉन 30 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको एक आधा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात की जाएगी ना, आपको हमेशा x और y को रिलेट करना है। एकदम क्लियर बच्चों? है ना। इस पर जेई मेन में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको एकदम क्लियरिटी। कई बार ना उसको मिक्स करके घुमा फिरा कर कहानी बताएगा, आपको कुल मिला के उसको x और y में रिलेट करने का प्रयास करना है, बाकी सबको एलिमिनेट करते हुए। चलो, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहां से, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट। चलो यार, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो भाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 0 a projectile is fired from a point O taken at origin on the ground, है ना। ये पूरी कहानी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड 53, मतलब जो अभी डेटा लिया था हमने सेम वही डेटा है। It just passes 2 points A and B each at a height 75 meter above horizontal as shown। बहुत बढ़िया भाई। The horizontal separation between the points A and B। अब कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो, है ना। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, the distance of the particle from origin at t equal to 2 seconds। बहुत बढ़िया भाई। आप एक बात बताओ मुझे, मैं एक काम कर लेता हूं, चलो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मालूम है कि नहीं, कितना है, 8 सेकेंड है, बोलो। तो t इक्वल टू 4 पे यहां पर होगा, और a और b पर ये सेम हाइट पर है ना, तो भाई इससे जितना देर पहले यहां पर रहा होगा ना, उतनी ही देर बाद यहां पर रहने वाला है ये 4 के बाद के नहीं यार। मतलब इसको a से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा, यहां से जाने में यहां तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सिमेट्री से बताओ मुझे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं मैं, ये 75 दे रखा उसने, अगर मान लो यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है भाई v, और ये वाला एंगल है थीटा। पहले तो मैं कई तरीका है ना, तो जो v cos थीटा है वो कितना होगा, बोलना पड़ेगा। अरे 30 के बराबर ux, अरे vx जो है वो ux के बराबर ही होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा, जो vy है हमारे पास वो कितना होगा, ये तो मैंने vx लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने vy। अच्छा, vy uy भी हमें पता है, vy के लिए मैं क्या कर सकता हूं, थर्ड इक्वेशन लगा दूं। तो जो vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर कितना है हमारे पास 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay कितना है -10 मान लिया मैंने, इंटू sy कितना है भाई 75। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, vy स्क्वायर वुड बी, है ना, ये कितना बचेगा 40 स्क्वायर का मतलब 1600 माइनस ये कितना हुआ 1500, है ना। तो vy कितना आ गया 10 आ गया कि नहीं यार। छोड़ो यार, तुम्हें समझ में ही नहीं आया यार, पक्का आया समझ में, है ना। vy कितना आ गया। अच्छा, ये तो मैंने एक मेथड बताया, प्लीज समझना। अब आप इसको ना कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। vx कितना आया बोला हमारे पास 30, और ये तो चेंज होगा नहीं, अब vy कम होता जा रहा है। ओ माय गुडनेस। अब देखो बताओ मैं, कई तरीके हो सकते हैं, देखो कैसे। अगर मैं बताऊं यहां पर vy 30 है, तो y डायरेक्शन में हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम हो रही है, तो इसके एक सेकंड के बाद वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 होने वाली है vy की नहीं यार। ये t इक्वल टू 4 है, तो ये t इक्वल टू 3 है कि नहीं, ये अगर t इक्वल टू 3 है तो ये t इक्वल टू 5 है कि नहीं यार। हाँ सर। या मान लो मैं ये काम और कर सकता था कि यहां से लेकर यहां तक vy को 30 होने में कितना टाइम लगेगा। अरे पगलू, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी से भी तो सॉल्व कर सकता था मैं। इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में 3 सेकेंड ही लगेंगे। देखो 10 इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 10t, तो 10t इज इक्वल टू कितना आया 30, और t इक्वल टू कितना आया 3 सेकेंड। ध्यान देना, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में 3, या इस बात को मैंने देखो बिना कैलकुलेट किए पकड़ लिया कि नहीं यार। तो a से लेकर b तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी 30 से चल रहा है, तो ये जो AB डिस्टेंस है ये 60 हो गया कि नहीं यार। समझ ही नहीं आया तुम्हें। अच्छा देखो, दे रखा है मैं ऑप्शन। अरे यार, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक उसको टाइम अगर 2 सेकेंड लगा, तो 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने 60 मीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर ना। अच्छा और बताओ मैं, आपको vx मिल गया, vy मिल गया, है ना,
तो आपको भाई थीटा भी मिल जाएगा कि नहीं यार? हाँ सर। अरे tan थीटा कितना होगा जरा बताना। vy अपॉन vx दैट इज 1/3 होगा कि नहीं होगा? tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा भी पता है, तो आप यहां पर वापस रेंज का फॉर्मूला लगा सकते थे कि नहीं यार, है ना? बट वो तो स्मार्ट अप्रोच नहीं हुई भाई, है ना? उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बेस्ट है कि नहीं यार, है ना? समझना किस तरह से हम सिमेट्री को यूज कर रहे हैं और इन इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं। The distance of the particle from origin at t equal to 2 सेकेंड। ये अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, 2 सेकेंड में x कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई बताओ? x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, 30 इंटू 2 60 मीटर x डायरेक्शन में जाएगा, y डायरेक्शन में कितना जाएगा? 40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो कितना हो गया? 80 माइनस 20, मतलब ये भी 60 है, x और y 60, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? 60√2। और बोलो। हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो ये चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब देखो 2D मोशन से रिलेटेड और चीजें क्या हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन एंड एट अ टाइम t is at a point whose coordinates are given to be like this, then at what instant of time will its velocity and acceleration vectors be perpendicular to each other? देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आएगा कि पार्टिकल अगर xy प्लेन में मूव कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेजेक्टरी कैसे फॉलो कर रहा है भाई, किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी टाइम t पर अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है भाई, है ना, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ? x i कैप प्लस pq minus q y j कैप, x y i कैप प्लस y j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो किसी भी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है बोला? t स्क्वायर, तो दैट वुड बी t स्क्वायर i कैप प्लस y की जगह क्या दे रखा हमें? t क्यूब माइनस 2t j कैप। तो देखो टाइम t पर मैं पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं। अब आती है बात इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज dr/dt दैट इज 2t i कैप प्लस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2j कैप। ये हमारे पास आ गई इसकी वेलोसिटी। जहां तक रही बात एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt दैट इज 2i कैप प्लस ये हो जाएगा 6t j कैप। उसने बोला वी नीड टू फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम परपेंडिकुलर। याद करो, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर की बात आए ना, आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। जिस इंस्टेंट पर ऐसा होगा वहां पर v और a का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, t कम्स आउट टू बी 2/3 सेकेंड। सॉल्व कर लेना यार। आपको बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? है ना? आपको x और y टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं ये आपको गिवन है, और इस चीज से आपने डायरेक्ट उसकी पोजीशन लिख दी है। पोजीशन वेक्टर मिलते ही आपने एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगी, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। उसने बोला कि कब ये परपेंडिकुलर होंगे? तो जिस इंस्टेंट पर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। ये क्या बोल रहा है देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन प्लेन xy प्लेन, है ना, विद वेलोसिटी v इज k1 i कैप प्लस k2 j कैप। ये k1 k2 कांस्टेंट है ना? ये पूरी कहानी गिवन है। At the initial moment of time, the particle was located at a point origin, है ना? t equal to 0 पर x और y दोनों 0 है। The equation of the particle's trajectory, such a wonderful question। देखो अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा है। 2D में पार्टिकल मूव कर रहा है। आपको पता है ना भाई कि कोई भी 2D प्लेन में हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी को हमेशा हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं यार? क्योंकि आपको पता है ना, x और y एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। द ओनली थिंग कॉमन इज टाइम। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की आप x वेलोसिटी अलग से निकाल दो, y वेलोसिटी निकाल दो, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो। जो vx होता था वो क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। जो vy होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया भाई। अब यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ये दे रखी है, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है ना, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में पहले से है कि मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। तो ये इक्वेशन देखो, वेलोसिटी जो वेक्टर गिवन है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। जो vx है दैट इज dx अपॉन dt दैट इज गिवन टू बी k1। और बहुत बढ़िया भाई, चलो इसको तो मैं पहला ये गिवन है यहां से। और जो vy है दैट इज dy बाई dt। मैं vy को जानबूझ के y में क्यों लिख रहा हूं भाई? क्योंकि मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। दैट इज इक्वल टू k2x। अब ये दो बातें हमें गिवन है भाई।
मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो मुझे टी को एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। टी को एलिमिनेट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो dy बाई dx जो है दैट विल कम आउट टू बी k2x डिवाइडेड बाई k1। अब मैं x वालों को एक साथ ले लेता हूं, तो dy वुड बी k2 बाई k1 इंटू एक्स dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो कांस्टेंट था तो बाहर आ जाता, y इक्वल टू क्या हो जाएगा k2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k1। देखो आप कोई ना कोई ऑप्शन होगा ऐसा। अब यार आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमें क्या करना है, एकदम समझ में आ रही बातें, है ना, कैसे हमें चीजों को रिलेट करना है ना, किस किस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इस पर जेईई मेन में 2-3 बार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गए। अगर आपने एक बार कैलकुलस पढ़ ली ना, तो आप समझ लो किसी भी तरह से आपको एक्स और वाई में रिलेशन लाना है, तो चीजों को आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A particle is projected from a horizontal plane such that its velocity vector at any time is given by v equal to ai cap plus b minus ct j cap। ये है, its range on the horizontal plane is। अब ये सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखो ये टाइम t पर वेलोसिटी है भाई, तो देखो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना कि उसकी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ टाइम, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम हो रही है। तो ये है हमारे पास vx जो कि ux के बराबर होगा, और ये है हमारे पास vy। अब ध्यान दो, रेंज की बात कर रहा है ना, तो याद करो 2ux uy अपॉन ay। याद आ रहा है आपको कि नहीं यार? हाँ सर। ये सबका मैग्नीट्यूड होता था केवल 2 इंटू, अच्छा ux क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0। तो अगर आपको एट t इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या आएगी? ए आई कैप बी जे कैप। इसका मतलब ए क्या है भाई हमारे पास? यू एक्स, बी क्या है हमारे पास? यू वाई। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? अरे प्रोजेक्शन स्पीड ये होगी ना, तो यू एक्स कितना हमारे पास? ए, अच्छा ये वाला कलर शायद दिख ना रहा होगा आपको, इंटू यू वाई क्या है? बी अपॉन, अच्छा ए वाई क्या चीज है? वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज डी वी वाई बाई डी टी। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस सी जे कैप। ये आया हमारे पास ए वाई, माइनस तो डायरेक्शन बताएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई? सी। सो द आवर आंसर वुड बी 2ab अपॉन सी। यार तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। पक्का? अच्छा जी, नोट कर लो ये बात जल्दी से। नोट क्या करना, मतलब आप समझो, है ना। वैसे एक बात बताओ, मैं जो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड किए हुए हैं यहाँ, आपको मालूम होगा कि ये बहुत बेसिक बातें हैं, है ना। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जानबूझ के जेईई मेन लेवल पे ही रखा है। जब आप जेईई एडवांस के लिए जो कोर्स होगा ना, उसमें तो अपन धांसू धांसू क्वेश्चन करने वाले हैं फिर की नहीं, है ना। ये तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जेईई मेन के लिए इतने की ही आवश्यकता है, बस ये मान लो आप। मिटा दूं मैं? हाँ सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो आप। A projectile is fired with a speed u at an angle q नहीं बल्कि थीटा है वो, है ना, और at an angle theta with the horizontal, its speed when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है वो, है ना, प्लीज ध्यान देना। इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर u, t इक्वल टू 0 पर। वो बोल रहा है कि हमें उसकी स्पीड बतानी है जब उसकी वेलोसिटी क्या बना रही है, बोलो हॉरिजॉन्टल से अल्फा। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो हमें पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो चेंज नहीं होता, तो v cos अल्फा वुड बी इक्वल टू u cos थीटा, v वुड बी इक्वल टू u cos थीटा इनटू 1 अपॉन cos अल्फा क्या होता है? sec अल्फा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। मुझे लगा ये परपेंडिकुलर वाला केस है, वो तो शानदार वाला क्वेश्चन बनेगा, है ना। पता नहीं यहाँ पर अभी शायद मिस हो गया होगा वो, है ना, देख लेंगे हम उसको। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहा है। A particle is dropped from the height 20 meter from the horizontal ground. A constant force acts on in the particle in horizontal direction, due to which horizontal acceleration of the particle becomes 6 meter per second square. Find the horizontal displacement। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई बात, है ना। बोल रहा है कि पार्टिकल को हमने 20 मीटर से रिलीज किया है,
तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, 0। यूजुअली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। मान लो एयर है ना, आंधी चल रही है भाई, उसके कारण कितना बोला इसको एक्सेलरेशन मिल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बार इसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं यार, बताओ बच्चों। बट आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं। तो पहले मैं वाई एक्सिस के अलोंग मोशन देख लूं। अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग मोशन देखता हूं तो पूरी जर्नी में मान लो इसको टी टाइम लगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -20 इक्वल टू यू वाई क्या है 0, हाफ ए वाई क्या है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना आया भाई हमारे पास, 2 सेकेंड। और बोलो भाई, तो 2 सेकंड में ये नीचे गिर गया होगा यहाँ पर, है ना। अब इतनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है इसका x मान लेते हैं। अब मैं अगर x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगाऊं ना, तो इस बार x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो मुझे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ax क्या है 6 इंटू 2 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 12 मीटर। तो जब ये नीचे गिरेगा यहां से लेकर यहां तक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी 12 मीटर। आई होप बहुत ही आसान और सिंपल बात है ये कि नहीं यार, हाँ सर। एकदम क्लियर। हाँ सर। ओके है ना। चलो आज के लिए काफी है इतना, है ना, कि हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन और 1D को देख लिया है। अगली क्लास में रिलेटिव मोशन और न्यूटन्स लॉ ये दोनों कर लेंगे हम लोग, है ना। फिर फ्रिक्शन को हम एक पूरी क्लास दे देंगे। तो आप अगली क्लास से पहले रिलेटिव मोशन को जरूर पढ़ के आना भाई, तभी आपको आनंद आएगा, है ना। पढ़ के आना मतलब रिवाइज करके आना अपने नोट्स। जैसे रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, कंडीशन फॉर कोलिजन, रिलेटिव मोशन में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से तभी वो समझ में आएंगे जब एक बार आप पूरे पढ़ के आओ। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लूंगा जेई मेन के लिए रिलेवेंट, आपने देख ही लिया होगा, है ना। जेई मेन में इसके बाहर नहीं आ सकता। और जेई एडवांस के लिए तो अपन अलग लेवल पे काम करेंगे फिर, ठीक है, वो एकदम एडवांस लेवल ही रहेगा। तो अभी आप जल्दी एक एक क्लास में हमारा एक एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ये मान लो आप, है ना। काइनेमेटिक्स वैसे भी बड़ा चैप्टर है, इसलिए रिलेटिव मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, ये हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि ये कवर कर लें। और फिर फ्रिक्शन और सर्कुलर काइनेमेटिक्स वगैरह को हम एक सिंगल क्लास में दे देंगे। तो ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अच्छे से रिवाइज करके आना, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। इसकी मैं सीट भेज दूंगा आज आपको, ठीक है। अच्छा, जो मैं सीट भेज रहा हूं ना, उसमें ये क्वेश्चंस तो है ही, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और प्लस हम फिर एक ना 10-15 क्वेश्चन की क्विज कर लेंगे। क्विज में मैं आपको अच्छे वाले क्वेश्चन दे दूंगा, एकदम रिलेवेंट फ्रेश क्वेश्चंस, ठीक है, जो कंसेप्ट्स को मिक्स करके हो रहे होंगे। 10 क्वेश्चन के हम क्विज भी कर लेंगे हर चैप्टर में। अगर आप ऐसा कर लो तो उस चैप्टर पे कमांड आ जाएगी। जेई मेन के लिए वास्तविकता में इतने की ही आवश्यकता है। अगर आपको ये सारी क्लियरिटी है ना कंसेप्ट्स पे, तो आपका काम हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बेटा, बाय बाय। चलो मिलते हैं अगली क्लास। सुमित सर।